नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अपने लाभ के लिए प्रकृति का जमकर दोहन करना अब लोगों को भारी पड़ रहा है। देश में मानसून की बारिश ने एक बार फिर से लोगों के लिए सुहावने मौसम का एहसास पूरी तरह बदल दिया है। यूपी में लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर को खतरे के निशान से ऊपर ला दिया है। सूबे के करीब 21 जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज के कई बड़े इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। वहीं बात उत्तराखंड की करें तो मंगलवार दोपहर उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली गांव के पास मंगलवार सुबह एक बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद एक नाला उफान पर आ गया। इसका पानी तेजी से पहाड़ी से नीचे की ओर आता दिखा, जिसकी चपेट में पूरा धराली बाजार आ गया। खबर है कि इस हादसे में जहां अभी तक 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। आलाधिकारियों से लेकर सियासी लोग भी अब अपने बयानों और ऐलानों के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी घटना होने के बाद ही आखिर क्यों शासन प्रशासन अपनी सक्रियता को दिखाता है? आखिर एक बरसाती नाले के पास इतना बड़ा बाजार कैसे खड़ा हो गया? आखिर हर साल बाढ़ आने के पीछे सिर्फ ज्यादा बारिश ही कारण है या कुछ मानवीय गलतियां भी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एनआईडीएम के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य गंगा समिति के सदस्य अवधेश गुप्ता जी। आप दोनों का स्वागत है। अवधेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे, अभी उत्तरकाशी में जो एक बड़ा हादसा हुआ है, गलती किसकी मानते हैं आप? क्या केवल प्रकृति ही इसकी जिम्मेदार है या मानवीय भूलें भी हो रही हैं? नहीं, जिम्मेदार प्रकृति नहीं है, प्रकृति तो न्याय करती है जी। जिम्मेदार तो हम हैं। और हमने जो हमारे नदियां हैं, आप उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड के सारे पहाड़ों की स्थिति है वो ये हो गई है कि वहां धमाचौकड़ी मची हुई है, टूरिस्ट की और वहां जाकर बसने वालों की। सरकार जो विकास कार्य कर रही है उसको लेके जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वहां पर, तो उसी का नतीजा है ये। 2013 में जो हादसा हुआ, केदारनाथ हादसा जो था, वो क्या था? बादल आज उत्तरकाशी में जो धराली में बादल फटा है, ये कोई नई घटना नहीं है, ये हमेशा से होती रही है। लेकिन हमने नदियों के तट के किनारे इस तरीके के निर्माण कर लिए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो गलत ढंग से डेवलप हुआ और गलत जगह पे डेवलप हुआ है। तो कहा जाता है हमेशा, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कर्म फल सिद्धांत है, और कहा भी जाता है कि प्रकृति अपना न्याय स्वयं करती है। आप क्या करते हैं, नदी के किनारे, नदी का घर है वो, नदी के इलाके में आप जाते हैं, अब क्या होता है कि नदी को कभी याद आता है। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में तो इन सबको देव का दर्जा दिया गया है, एक उनको संज्ञा दी गई है, एक जीवित प्राणी का दर्जा है। नदी हो, पहाड़ हो, सबको हम नाम लेके बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसमें एक व्यक्ति देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कभी उनको याद आता है कि अच्छा हमारे इलाके में इतने लोग घुस गए, आक्रमण किया है, वो निकलते हैं, सफाई कर देते हैं, तो वो अपना काम कर लेते हैं। तो दरअसल में सोचना पड़ेगा कि हमको कहाँ जाना है, डेवलपमेंट करना है। उत्तराखंड की जब डेवलपमेंट की बात हो या पूरे देश की, दुनिया के डेवलपमेंट की बात हो, जब तक ये विकास प्रकृति केंद्रित नहीं होगा तब तक ये हादसे होते रहेंगे, ये सुनाई देते रहेंगे। हादसे ये पहले भी होते थे, अब सुनाई इसलिए दे रहे हैं कि हम उन हादसों से प्रभावित होने लग गए हैं, क्योंकि हम वहां तक पहुंच गए हैं। पहले हम वहां थे नहीं, तो इसलिए हमको पता ही नहीं चलता था कि बादल फटा है, पहाड़ टूटा है। लेकिन अब हमारा पहाड़ पे घर है, रिजॉर्ट बना हुआ है, इसलिए हमको पता चल रहा है। सूचना के साधन ज्यादा हैं, इसलिए भी पता चल जा रहा है। पहाड़ तो पहले भी फटते थे, बादल पहले भी फटते थे, तो ये कोई नई घटना नहीं है। तो ये लगातार प्रकृति चेतावनी दे रही है हमको। आप देखिए ना, मैदान में जगह जगह, हर शहर में आज की तारीख में लगातार समाचार आ रहे हैं कि कॉलोनी डूब गई है, शहर में पानी घुस गया है, मकान की। अब प्रयागराज महाकुंभ अभी हुआ इस वर्ष, वहां प्रयागराज में स्थिति ये है कि उसके कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां की दूसरी मंजिल पे लोग उतर रहे हैं, 2 मंजिलें उनकी डूब गई हैं। तो ये कौन से इलाके हैं? ये इलाके गंगा जी के इलाके थे, आपने उनके इलाके में अतिक्रमण किया था। तो सरकार को दोष देना या नदी को दोष देना या बादल को
बारिश तो होना ही चाहिए। बारिश हो रही बहुत अच्छी बात है, ये कि नहीं होगी तो क्या होगा, फिर हाहाकार है। तो बारिश तो होना अच्छी बात है। जी सत्येंद्र जी, आपने सत्येंद्र जी 2013 में मैं आपने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी थी जब NIMDM के डायरेक्टर हुआ करते थे। उस रिपोर्ट को भी आपने अपने पूरे विभाग के सामने रखा। क्या हमारा शासन, क्या हमारा प्रशासन, क्या हमारे नीति निर्धारक, क्या अभी जो ये आपदाएं आ रही हैं इससे चेत नहीं रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं सही रूप से जमीनी पर नहीं उतर रही हैं? देखिए 2013 में जो उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर हुआ था, जिसको कि हिमालयन सुनामी का नाम दिया गया था, उसको इतना विशाल था, हजारों लोग उसमें हताहत जी हुए और अभी तक कई लापता हैं जिनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जान माल की तो क्षति हुई, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वहाँ क्षति हुई। तो इसके लिए जो रिपोर्ट हमने तैयार की थी, एक गहन अध्ययन किया था हमारी टीम ने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की टीम ने, और उन्होंने पाया कि जो वहाँ विकास कार्य जो किए जा रहे हैं वो, जैसा कि गुप्ता जी ने भी बताया, प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हाँ, विकास जरूरी है। देखिए, हर एक किसी को हम विकास से वंचित नहीं कर सकते। रोड्स भी बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने चाहिए, वहाँ पे होटल्स भी होने चाहिए, टूरिज्म भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ की बियरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों पे कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो इस रिपोर्ट में जो मेन मुद्दा हम लोगों ने उठाया था और जो मेन मुद्दा उभर के सामने आया था कि हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स जो उस क्षेत्र के अंदर बनाए जा रहे हैं, वो प्लांट्स ही सबसे ज़्यादा क्षति का कारण हैं। दूसरा था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड जरूरी है, रोड्स बनने चाहिए, लेकिन रोड्स के लिए एक तरीका होता है। अभी जो हमने एस्टिमेट किया था, इस रिपोर्ट के अंदर भी हमने एस्टिमेशन किया और हमारे साइंटिस्ट ने भी एस्टिमेशन किया था, यदि 1 किलोमीटर रोड हिमालय के अंदर बनती है तो उससे लगभग 60,000 क्यूबिक फीट मलबा निकलता है। और मलबा कहाँ जाता है? वो मलबा जाता है सीधा नदी में या नीचे घाटी के अंदर। नदी में तो उसके कई तरह के नुकसान होते हैं। तो घाटी अवरुद्ध हो जाती है, उसका पानी का बहाव कम हो जाता है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और साथ साथ वहाँ जो पहाड़ हैं, चूँकि हिमालय बहुत ही यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे यंग माउंटेन है ये पूरे विश्व का, और ये अभी भी उठ रहा है। जो हमने एस्टिमेट किया, मेरा जो कार्य क्षेत्र भी हिमालय में रहा है, हिमालय के अंदर मैंने PhD भी किया है मेरा जियो टेक्ट्रोनिक्स में, तो उसमें हमने एस्टिमेट किया था कि अभी भी हिमालय 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ के जो पहाड़ हैं, एक तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं, दूसरा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स है, इनकी जो संरचना है, वो संरचना भी बड़ी ही कोमल है, जैसे कि फिल्लाइट रॉक हैं, स्लेट हैं, लाइमस्टोन है, इस तरह की ज़्यादातर माउंटेन्स हैं जो कि थोड़ा सा भी पानी पड़ने से वो दरक जाते हैं। और दूसरा जो मेन कारण है कि विकास का, तो नेचुरली तो ये है ही फ्रेजाइल माउंटेन है, यंगेस्ट माउंटेन है। दूसरा विकास कार्यों में हमने पहले भी कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा हो जो कि आफत ना बन जाए। आपदा प्रबंधन के हम अंदर एक बात कहते हैं कि विकास ऐसा हो जो आपदा से बचाए, और विकास ऐसा ना हो जो स्वयं आफत बन जाए। तो ये जो विकास है, जैसे गुप्ता जी ने भी कहा, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी कहा कि ये विकास जो है वो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की जियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा रहा है। अभी जो हमारा जो एक रोड स्ट्रक्चर्स जो तैयार किया जा रहा है, वो ठीक है, वो जरूरी है, बट इट शुड बी एज पर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा जो हमने रिकमेंडेशंस दिया था रिपोर्ट की, मैं आपको आकृति भी दिखाना चाहूँगा, ये शायद आपको दिख रहा है, उत्तराखंड डिजास्टर 2013। तो इस रिपोर्ट के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशंस हम लोगों ने की थी, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर तवज्जो दी थी, कि हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स में जो उसके रेगुलेशंस हैं, जितना मक निकलता है, जितना मिट्टी निकलती है, उसका सही तरह से संचालन होना चाहिए, उसका सही तरह से उपयोग होना चाहिए, उसका सही तरह से स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। और एक मेन जो रिकमेंडेशंस था वो था, अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। आप उसके बारे में जानो, EIE उसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। लेकिन हमारे रिकमेंडेशंस थे इस रिपोर्ट के अंदर कि डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए एनवायरमेंट के साथ साथ, क्योंकि कोई भी विकास कार्य होता है तो वो डिजास्टर को बढ़ावा देता है हिमालय जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर। तो वहाँ पर डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी छोटा से छोटा भी प्रोजेक्ट हो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो,
और दूसरा जो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनका तो पूरा बहिष्कार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रिपोर्ट दी थी, इसका तो पूर्णतः वहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, पूरे वातावरण की इकोलॉजी को ये लोग डैमेज करते हैं। तो एक ये जी है। दूसरा कि अभी तक जो हुआ है, हिमाचल के अंदर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उत्तराखंड के अंदर तो हो ही रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहा है। एक क्लाइमेट चेंज जो है वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट जी चेंज से क्या होता है कि क्लाउड बस्ट की यदि आप उसकी साइंस को समझेंगे तो क्लाउड बस्ट में टेम्परेचर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो चूँकि क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी सेंसिटिव जोन के अंदर, जैसे कि हिमालय का जोन है, और वो तो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स ऊपर जाते हैं, ठंडे होने के कारण एकदम से वो बरस के नीचे आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज भी अप टू सम एक्सटेंट इस तरह की आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। और विकास तो जैसे गुप्ता जी ने बताया, विकास तो इसके लिए कार्यक्रम है ही। जी अवधेश जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि राज्य सरकारों के वो विभाग जो जिम्मेदार हैं या जिनकी देखरेख में ये सारे काम होते हैं, और आपकी राज्य गंगा समिति, क्या आप लोगों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, ये जो डिपार्टमेंट जैसे रोड बनाने का हुआ या कुछ भी इसका, क्या उनका कोई कोऑर्डिनेशन होता है कि आप लोगों के संज्ञान में ये समस्याएं नहीं है? क्योंकि उत्तराखंड में जब रोड सड़क बन रही थी, ऑल वेदर रोड बन रही थी, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई थी कि ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था उस निर्माण कार्य का, क्योंकि सारा मलबा नदियों में डाला जा रहा था। तो क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? आखिर क्या इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस समस्या को? देखिए दीपक जी, राज्य सरकारें तो जिम्मेदार है ही, चूंकि सरकारों का काम है इन चीजों को, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। जी लेकिन ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और सिर्फ सरकार इसको एड्रेस नहीं कर सकती है। ये दरअसल जी में समाज और सरकार मिलके ही इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि समस्या जो है ये सरकार ने, एक तो ये मसला हो गया कि अभी आज बादल फटा है और एक घटना हुई है। डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया, बांधों को लेके बात बताई कि जो थर्मल उसके जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत बड़ी वजह है। मैदानों में जो बहुत सारे बैराज बने हैं बाढ़ में, वो भी बहुत बड़े कारगर, बहुत अपना असर डालते हैं, क्योंकि जगह जगह पानी को रोका जाता है। तो उससे पहले के एक इलाके में पानी का जलभराव होता है और उसकी दिक्कत होती है। अभी हाल के सालों में छोटी छोटी जो नदियां हैं उसमें चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं, वो भी खतरनाक है। जो चेक डैम्स बनाए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करते हैं, और स्थिति को इसलिए खराब करते हैं, वो तो जो चेक डैम बनाए जा रहे हैं वो तो पूरी नदी की जो इकोलॉजी है उसको ही खराब कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम को ही जी खराब कर रहे हैं नदी के। क्योंकि चेक डैम तो बना दिए जाते हैं लेकिन उसकी गाद नहीं हटाई जाती कभी। धीरे धीरे गाद जम के चेक डैम तो बराबर हो जाता है वो, लेकिन उससे जो पानी का जी रिचार्ज होना था या जो भूमिगत स्रोत थे वो खत्म हो जाते हैं। तो जो अभी बात हुई कि प्रकृति केंद्रित विकास होना चाहिए, तो विकास में बहुत सारी अवधारणाएं आ रही हैं, बहुत सारे हम काम करने लग रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। बहुत जी सारे बांध हैं, उनकी कैपेसिटी लगातार घट रही है। क्यों? जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सड़क बनाने के लिए जो मलबा निकाला जा रहा है, वो मलबा कहाँ जा रहा है? नदी में जा रहा है। वो नदी से अंततः वो किसी न किसी डैम में जाके रुक रहा है, वो डैम के आगे नहीं बढ़ता है, जी वो डैम में आगे कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। अभी मैं पिछले दिनों गंगोत्री से आ रहा था, तो टिहरी के ठीक पहले इतना मलबा है कि उसमें कई पहाड़ियां दब गई हैं, वो पूरा मैदान बना दिया है उसको। और मैं ऐसा सोच रहा था कि ये मैदान का क्या इम्पैक्ट होगा बाद में। जैसे जोशीमठ की बारे में बात आई थी कि जोशीमठ की में जब जमीन धसकी थी, जब दरारें आई थी, तो ये कहा गया कि नेचुरल पहाड़ नहीं था जोशीमठ का, ये कभी लैंडस्लाइड से बना हुआ था, उसके मलबे जी से बना हुआ था ये, तो वो मजबूत नहीं था। समय के साथ में जो अभी हम जो टिहरी के ठीक पहले मैं देख के आया, बहुत बड़े इलाके में पूरा पहाड़ी बंद वो मैदान बना दिया है, पहाड़ी के ऊपर पूरा मैदान बना दिया है उन्होंने। यानी कि पहाड़ी के नीचे जितनी उसकी घाटी थी, घाटी में पूरा मलबा भर चुका है। अब वो समय के साथ में उसमें डेवलपमेंट होगा, आज नहीं तो 20 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है वहां इमारतें बनने लगे, अभी होटल रिजॉर्ट बनने लगेंगे, कुछ भी बनेगा। फिर वो जब उसमें दिक्कत शुरू होती है, तब फिर ये होता है कि सरकार क्या कर रही है। दरअसल में सरकार का काम है ये, लेकिन शहरों में आज की तारीख में जो मैदानी इलाके में अगर आइए, बाढ़ का प्रभाव सबसे ज्यादा मैदानी इलाकों में जो दिख रहा है, क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, जी शहरों के अंदर जो पानी घुस रहा है। देखिए, बाढ़ में जितना पानी आता, बारिश के समय में जितना पानी हमारे पास होता है, उस स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी शहर में विकसित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है, क्योंकि अभी पानी बहुत ज्यादा होता है।
अभी क्या है जी कि हमको उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, उस बचाव के रास्ते होने चाहिए। शहर के पूरी नालियां चौक हैं, नाले चौक हैं। क्यों चौक हैं? दो चीजें हैं। एक तो पानी का जी जो नदी जल प्रबंधन, हमारे यहाँ पे जल संग्रह के जो स्थान थे उनका उचित प्रबंधन नहीं है, नंबर एक बात। जी नंबर दूसरी बात, कचरा प्रबंधन, जो सॉलिड वेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट का कोई तरीका ही नहीं है। जो भी काम किए जा रहे हैं अभी, वो सिर्फ दिखावे के लिए है, उसमें कहीं वो इफेक्टिव है ही नहीं। पॉलीथीन, उसका बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट में आने वाली जो सबसे बड़ी समस्या है, पॉलीथीन है। आज की तारीख में जो जी शहरों का जलभराव हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे पटना हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है? शहर के अंदर जो जलभराव हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह तो पॉलीथीन ही है। क्योंकि सॉलिड जी वेस्ट यही जाके हमारे सीवर लाइन को, नालों को चोक करता है, जगह जगह उसको जाके उसने चोक कर दिया है, शहर के अंदर जलभराव शुरू होता है। इनके बनाने की भी समस्या है। दूसरे बहुत सारे बड़े शहरों में आज भी 100 साल पुराना, 150 साल पुराना सीवरेज सिस्टम है। आबादी बहुत बढ़ गई है। शहर, जो पुराने शहर थे, उन शहरों के बाहर जो नई कॉलोनी बसी हैं, जो नए इलाके बसे हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बसाए हैं, असंगठित तरीके से बसे हैं। उनमें ना तो सीवर लाइन है, ना सड़क है, ना ड्रेनेज है, कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कि आपने एक शहर को बीच में टापू बना, वो उसको गड्ढे में डाल दिया है। उसके आसपास के जो नए इलाके आपने विकसित किए हैं, उन इलाकों में उस शहर से निकलने वाले सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए कोई जगह ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। तो हो क्या रहा है उससे? जी उससे यही हो रहा है कि शहर के अंदर पानी भर रहा है। तो दरअसल में विकास के साथ साथ में जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, इनका इंतजाम संगठित क्षेत्र में होना चाहिए। सरकार को प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए। इनको रोकना पड़ेगा। शहरों के बाहर जो असंगठित क्षेत्र में के लोग, यूं ही प्लॉटिंग होने लग रही है, और बिना किसी प्लान के, जो बिना किसी मास्टर प्लान के जो आबादी बस रही है शहर की, इसको रोकना पड़ेगा। जी पहाड़ों पे वही काम पहाड़ों पे करना होगा कि जो पहाड़ों पे बड़े तादाद में होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, लोग अपना एक घर, अपना मैदान के लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो अपना एक घर पहाड़ पे बना रहे हैं। इसको इसको तर्क संगत बनाना पड़ेगा। इस पे देखना पड़ेगा कि इनको कहाँ पे, अगर लेना किसी को है, किसी को अगर आबादी बसाना है, होटल रिजॉर्ट बसाना है, तो कहाँ पे बनाएगा वो? क्या नदी के तट पे बनाएगा? क्योंकि उनको एक क्या होता है ना, कि उनको एक अपना रिवर व्यू भी दिखाना होता है, फिर उससे एक सीढ़ी उतार के उनको रिवर तक ले जाना होता है। तो दरअसल में इन जी सब चीजों को रोकना पड़ेगा, और इसका हम लोग जी बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं है। ये पहली घटना नहीं है। केदारनाथ आपदा पहली बार नहीं थी। आप कभी मनाली जाइएगा, मनाली में देखेंगे तो मनाली का जो मेन रोड है, उसके आप बगल में नीचे जो खड्ड है, जो नदी के नीचे, व्यास नदी में, वो आप देखेंगे, वहां पे आपको टूटी हुई इमारतें दिखती हैं। आज भी दिखती हैं। वो आज नहीं टूटी थी, वो 2500 साल पहले टूटी थी। किसी बाढ़ में ही, किसी बादल फटने से बाढ़ में ही टूटी थी। पूरी की पूरी लेन में आपको सिर्फ कंक्रीट के अवशेष दिखते हैं। उसके बाद भी हम नहीं जी समझ रहे हैं, उसके बाद भी हम मानने को तैयार नहीं। हम जी फिर ठीक बगल में उसके एक मकान नया बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं, ठीक उसी के ऊपर फिर बन गए हैं। वो भी कभी ना कभी जाएंगे। तो ये जब तक हम विकास के बारे में, जब तक ये असंगठित क्षेत्र का विकास होगा, जब तक अनप्लैन्ड विकास होगा, तब तक ये स्थितियां होती रहेंगी। तो इनको दरअसल में इन्हीं को रोकना पड़ेगा, और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये समाज का काम जी भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इलाहाबाद शहर है, प्रयागराज जिसको हम लोग कहते हैं। प्रयागराज में हाई कोर्ट है, उसी शहर में हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ का जो बिंदु है उनका, यानी कि अधिकतम बाढ़ का बिंदु, जी जहां तक बाढ़ आती है या आ सकती है, उससे 500 मीटर पहले तक कोई निर्माण नहीं होगा। आप वहां जाके देखिएगा। बाढ़ का जो 500 मीटर का क्षेत्र, वो तो छोड़ दीजिएगा, जो बाढ़ का अधिकतम बिंदु, उच्चतम बिंदु है, उसके अंदर पूरे के पूरे मोहल्ले बन गए हुए हैं। यानी गंगा जी के ठीक किनारे, उनके इलाके में, जो गंगा जी का इलाका था, जहां तक वो कभी भी अपने को फैला लेती हैं। तो आप जब उनके इलाके में जाएंगे तो ये हादसे होंगे ही होंगे। और बाढ़ तो मुझे लग रहा है इससे ज्यादा पहले आती थी, अब तो उतनी आती ही नहीं। हम लोग तो पानी को तरस रहे हैं, नदियों में पानी ही नहीं है। अब तो उतनी बाढ़ भी नहीं आती जितनी पहले बाढ़ आती थी। पहले शायद इतनी जनहानि जी या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं होता था, जितना आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है। तो जी ये तो रही विकास की, और जो बाढ़ आ रही है और बाढ़ का इम्पैक्ट आ रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेवार है, सीधे तौर पर। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। ये आप
बहुत शोर शराबा इसका हो रहा है। ये सब दुनिया भर में हो रहा है। यूरोप में भी आप लोगों ने पिछले दिनों हर साल लगातार हम देख रहे हैं कि जब जी बाढ़ का सीजन होता है तो भयंकर बाढ़ आ रही है, गर्मी में वहां पे भयंकर गर्मी हो रही, सूखा पड़ रहा है। तो ये पूरी दुनिया की स्थिति है। आप पिछले 2 साल से हम लोग लगातार जो पेरिस समझौते में जो टेम्परेचर को लेके जो फैसला हुआ था, जो सहमति थी कि हम 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, हम 2 साल से लगातार उसके ऊपर जा रहे हैं। अब उसको भी मानने को तैयार नहीं है। और कौन मानने को तैयार नहीं है? विकसित देश, दुनिया के विकसित देश, जो सिर्फ विकासशील देशों पर अपनी मनमानी थोपते हैं और खुद उस चीज को रोकने के लिए तैयार नहीं है, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो सारे नियम कायदे कानून छोटे देशों पे लागू करते हैं। तो जी मुझे लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग उसके लिए बहुत बड़ी वजह है। राजस्थान में चाहे भारी बाढ़ हो, मध्य प्रदेश में तो इस बार जो है मध्य भारत में तो इस बार 125 साल का 125 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। राजस्थान जी में लगातार रिकॉर्ड टूट रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जब तक हम लोग नहीं निजात पाते हैं, जब तक इसको नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हल नहीं हो सकती। और लगातार प्रकृति अपना न्याय करती रहेगी। आप जैसे जैसे उसको बिगाड़ेंगे, प्रकृति उसका न्याय करेगी, वो खुद जी आके न्याय करेगी। सत्येंद्र जी आपको उसको किसी सरकार को करने की जरूरत नहीं है। जी जी सत्येंद्र जी, आपने 2013 की जो रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी आपकी, उसमें भी बहुत सारी फाइंडिंग्स, उसके भी बहुत सारे आउटपुट्स निकल के आए थे। उनमें भी बहुत सारी यही बातें थीं जो अभी अवधेश जी कह रहे हैं। क्या सरकारें सही में उदासीन हो गई हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं। रिवर जोन जी एनक्रोचमेंट या रिवर जोन रेगुलेशंस एक एक्ट है जिसके कि रिवर के अंदर या रिवर के आसपास किस तरह की स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए। लेकिन ये सब जी चीज़ों की अनदेखी हो रही है टू सम एक्सटेंट है। जैसा अवधेश जी ने जी बताया कि लोग रिवर व्यू होटल बनाने के लिए, हमने 2013 के अंदर ये देखा था कि जो रिवर के अंदर नदी के जहाँ से पानी जाता है उस क्षेत्र में पिलर खड़े करके लोगों ने अपने होटल बनाए हुए थे, जो कि जी बिल्कुल एकदम से जो रिवर जोन रेगुलेशन है उसका उल्लंघन उसका है। वायलेंस है। लेकिन जी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा है कि टूरिस्ट की भी समस्या है। टूरिस्ट की कैरिंग कैपेसिटी हर जगह की होती है। हिमालय की खासकर ऐसे जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हैं, वहाँ पर एक कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित होनी चाहिए कि भाई इतने टूरिस्ट ही जाएंगे उस क्षेत्र के अंदर। तो टूरिस्ट की संख्या पे कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हज़ारों लोग जब 2013 में गए थे, अनकंट्रोल्ड था, अभी भी अनकंट्रोल्ड है। लोग जो जाते हैं टूरिस्ट एकदम से जा रहे हैं, अपना कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई किसी तरह के उनके लिए। और अब उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जा रही हैं वो ऐसे सेंसिटिव जोन्स के अंदर किए जा रहे हैं, ऐसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स के अंदर किए जा रहे हैं जहाँ पे किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कार्य कानूनन भी गलत है और प्राकृतिक रूप से भी, जो कि किसी भी आपदा को निमंत्रण देना है। दूसरा है जी कि एनक्रोचमेंट। जी देखिए, जो हमारी वाटर बॉडीज थी, प्लेन के अंदर यदि बात करें, जैसे अवधेश जी ने बताया कि प्लेन के अंदर भी अभी काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और कई जगह पे ये मध्य भारत के अंदर भी इस तरह की समस्या है। तो मेन है कि वाटर का प्रबंधन, जल प्रबंधन हमारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पहले यदि आप देखेंगे ना, लेक थी, अभी बेंगलोर के अंदर यदि आप देखिए, बेंगलोर के अंदर बड़ी भयानक समस्या उत्पन्न हो गई। अभी मैं बेंगलोर में था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे जितनी जी रिवर्स थी या जितने वहाँ पे झील थी, वो झीलों का शहर कहलाता था बेंगलोर किसी समय में, सिटी ऑफ लेक्स। तो अभी 90% लेक्स वहाँ पर एनक्रोच हो चुकी हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो पानी जाएगा तो जाएगा कहाँ? कंक्रीटाइजेशन हो गया है। बरसात का पानी तो जी आएगा, मानसून तो आएगी ही। देखिए, पहले मानसून को हम लोग खुशी की तरह देखते थे, एक तरह से त्यौहार मनाए जाते थे, लोग हैप्पी होते थे, लोग बड़े इसमें आ, 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 बहुत ही उनको अच्छा लगता था और इट वाज लाइक ए फेस्टिवल। लोग वेलकम किए जा करते थे बरसात का। लेकिन अभी बरसात जो है या मानसून जो है एक तरह से हैवॉक की तरह आ रही है, एक अभिशाप बन गई है, जी जो कि पहले हमारे लिए एक वरदान था, अभी अभिशाप साबित होती जा रही है। तो ये जो कंक्रीटाइजेशन है, शहरों के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा हो सके, रिचार्ज हो सके। रिचार्ज के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बाकी बहुत बड़ी स्कीम्स हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कार्यक्रम आरंभ किया था। वो कार्यक्रम था कि तालाब खोदने का, जी तो थाउजेंड्स ऑफ दीज पोन्ड्स। सो ये तालाब खोदने का कार्यक्रम था। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस पर वाकई तामील हो सके तो सर्टेनली ये कुछ एक्सटेंट तक इस चीज़ को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है।
और हिमालय के अंदर तो मैंने बताया कि हिमालय के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका डिजास्टर इम्पैक्टनेस असेसमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी तक हिमालय के जी अंदर जो कि मैंने आंकड़े निकाले हैं कि इस साल कम से कम 210 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। जी और ये आज का हादसा इसमें अलग है। हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर 210 व्यक्तियों की गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार आ, आ, मृत्यु हो सकी है। उत्तराखंड, पिथौरागढ़, चमोली, कुल्लू, मंडी, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो हैं उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और जो मेन जो जी डिजास्टर्स अभी जो देखने में आ रहे हैं तो फ्लैश फ्लड, जो कि एक आकस्मिक बाढ़ आती है। दूसरा लैंडस्लाइड्स की समस्या तो है ही। दूसरा क्लाउड बस्ट बड़ा कॉमन हो गया है इस बार बेसिकली। जैसा कि अवधेश जी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग भी क्लाउड बस्ट का एक बहुत बड़ा कारण है। रिवर इरोजन, रिवर जो जी है वो अपना तट बदल रही हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या जिस पे अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं किया और जिस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है वो है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, जिसको ग्लोब कहते हैं। क्योंकि हमारे हिमालय के जी अंदर ऊपर ऊपर जो हिमालय है, जो कि बहुत हाई पीक्स हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं। तो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहाँ पर एक लेक बन जाती है। तो लेक वो किसी भी समय फट सकती है। 2013 के अंदर भी ये कुछ वैज्ञानिकों का विचार था कि ये ग्लेशियर लेक आउटबस्ट के कारण ही हुआ है। तो ग्लेशियर जब पिघलता है उसका पानी इकट्ठा होता है और जब भी कोई थोड़ा सा उसमें लीकेज होता है तो वो फट जाती है। और फटने से सडन जी एकदम बहुत मात्रा में पानी जो है नीचे की तरफ आता है। तो ग्लेशियर लेक बस्ट भी सबसे बड़ा कारण है, मतलब जिसके जी ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है इसके ऊपर? सबसे पहले है कि हम लोगों को विकास जो भी हो वो बड़ा साइंटिफिक हो, वहाँ की जियोलॉजी को, वहाँ की इकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए सब विकास कार्य होने चाहिए। रोड्स भी कंस्ट्रक्शंस हों तो रोड के लिए जियोलॉजी बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है कि जैसे पुराने रास्ते उन्हीं को काट के बड़ा करके हम लोग बना देते हैं रोड, लेकिन वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। दूसरा, रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डेब्रीज मैनेजमेंट होना चाहिए। देखिए रोड्स बनाना जरूरी है हमारी सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के विकास के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो भी रोड बने उसकी डेब्रीज का साइंटिफिक मैनेजमेंट हो। साइंटिफिक मैनेजमेंट संभव है, ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है। बहुत तरीके हैं उसके, कभी विस्तार में इसको चर्चा करेंगे। उससे काफ़ी तरीके हैं जिससे कि उसका मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा है कि हमारे जो ये आपके हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है, इन पे रोक लगनी चाहिए। हिमालय जी वाकई सेंसिटिव एरिया है, इसके अंदर हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट्स की संभावनाएं जो हैं वो आमंत्रित करती हैं आपदाओं को। तो इसलिए इस पे कंट्रोल होना चाहिए। यदि इस तरह की आवश्यकता हो तो उस पर बहुत ही उसका डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट हो, उसके जो डेब्रीज हैं वहाँ पे जितना भी मलबा निकलता है उसका सही प्रबंधन हो, वहाँ पे जो जो भी बाकी इकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक जितने भी हम एहतियात बरत सकते हैं वो सब चीज़ों पे कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे जी बड़ा चीज़ जो है कि जो हमारे जोन रेगुलेशंस है, एक हमारा है इको सेंसिटिव एंड इको जोन रेगुलेशंस, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बेसिकली उसमें है कि कहाँ कहाँ किस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। रिवर के अंदर कुछ एरिया के अंदर हम लोग केवल किसी प्रकार का विकास कार्यों को हम लोग अनुमति नहीं देते हैं, जोन रेगुलेशंस जो है। दूसरा जो है रिवर बेड्स और रिवर प्लेन्स और अनस्टेबल जोन्स के अंदर टोटली बैन रहना चाहिए किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसा टूरिज्म जो कि इकोलॉजी के साथ में सामंजस्य रखता हो, उसमें भी उसकी भी आवश्यकता है। तीसरा है कि साइंटिफिक तरीके से आजकल कई साइंटिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं हमारे, क्या बोलते हैं, जीआईएस है, लिडार है, रिमोट सेंसिंग है, ये सब तरीके जो हैं इन तरीक़ों से हम लोग अर्ली वार्निंग सिस्टम को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। 2013 के अंदर किसी प्रकार की अर्ली वार्निंग नहीं थी। अभी हमने काफ़ी इसमें तरक्की की, लेकिन अभी और भी इसका स्कोप है, और भी इसमें काफ़ी स्कोप है जिससे कि हम लोग अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और समय से सूचना दे सकते हैं कि भाई अब ये कोई लैंडस्लाइड होगा या अब कोई इस तरह की कोई घटनाएं होंगी। तो इस तरह का भी जी हम लोगों को साइंटिफिक भी उसमें करने की ज़रूरत है। और जितने भी जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने, चाहे रोड बने, चाहे ब्रिजेज बने या कोई भी बिल्डिंग बने, तो वो डिजास्टर रेजिलियंस होना चाहिए। जी ठीक है जी। दूसरा, जी लोकल जो लोग हैं, कैपेसिटी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। लोगों को जी जानकारी हो, लोगों को उनको
ट्रेनिंग दी जाए यदि इस तरह की आपदाएं, देखिए आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके जी। प्रकोप को कम किया जा सकता है। अवधेश जी ने भी यही बात की। जी। पहले भी जी। शुरू से होती आ रही है, ऐसे नहीं कोई नई चीज़ें हैं, लेकिन अभी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जी। तो लोगों की कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई भी आपदा आती है तो फर्स्ट रिस्पेंडर कौन होता है? फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है व्यक्ति। अगर अभी जी। इस कमरे में बैठा हुआ हूँ, बाई चांस कोई आपदा आती है तो कौन उसको रिस्पॉन्ड करेगा? मैं ही रिस्पॉन्ड करूँगा ना सबसे पहले। जी। तो मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकूँ। मेरे को प्रशिक्षण होना चाहिए, लोगों के पास में उस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत है, लोगों के लिए तो या बाकी जो चीज़ें मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, रस्सी हैं, ट्रेनिंग है, उन लोगों को एनडीआरएफ है, हमारा एसडीआरएफ को ट्रेनिंग दे जाके कि भाई आपदाएं आए तो आप कैसे रेस्क्यू करेंगे, किस व्यक्ति को, जैसे कोई घायल व्यक्ति को ले जाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप जी। उसको ऐसे तरीके से ले जाएंगे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो उसको एक सही तरीके से ले जाना होता है, सही तरह से उसका इलाज करना होता है, सीपीआर है, ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग सिखाते हैं। तो इन चीज़ों की जी। यदि ट्रेनिंग होगी तो जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। जी। और मिटिगेशन की तो बात हमने की ही कि कम से कम जो हमारे विकास कार्य हैं उनमें हमें एहतियात बरतें। और विकास को जैसे मैं दोबारा इसको दोहराना चाहूँगा कि विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए, विकास ऐसा ना हो जो स्वयं आफत बन जाए, आफत लेकर आए। जी। तो ये बात तय है कि इस तरह की घटनाएं केवल प्रकृति के चलते ही नहीं, मानवीय भूलों के चलते भी लगातार बढ़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत न्यूज सच के साथ।